नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। छात्रों से बोले पीएम मोदी 2047 तक बनाएंगे भारत को विकसित राष्ट्र। देश को मिली 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। भोपाल में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बिहार, झारखंड और गोवा को भी मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। 13 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। भारत के लिए बेहद खास है यह मिशन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला। लखनऊ को मिली 5 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। छात्रों से बोले पीएम मोदी 2047 तक बनाएंगे भारत को विकसित राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री डीयू की 3 इमारतों की आधारशिला रखी और टेबल बुक्स का एक सेट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए मेट्रो से सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक साथ दी 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर दिखाई नए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस से दोनों शहरों के बीच अब लोग तेजी से यात्रा पूरी कर सकेंगे। वहीं भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से महाकौशल क्षेत्र को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से जोड़ने का काम हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और बिहार की जनता को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं गोवा को भी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। प्रधानमंत्री ने मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय कैबिनेट ने दी गन्ना किसानों को बड़ी राहत। गन्ने पर एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य एफआरपी बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने पर एफआरपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई एमएसपी नए गन्ना सत्र से लागू होगी। इस सत्र की शुरुआत 1 अक्टूबर 2023 से होगी, जो 30 सितंबर 2024 तक होगा। अब गन्ने का बढ़ा हुआ एफआरपी 315 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अगले 3 सालों तक यूरिया सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों की किफायती दामों पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे 20,000 करोड़ रुपए के ऋण। कहा, उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बढ़ेगा बिजनेस। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बैंकों द्वारा लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया। कार्यक्रम में एक जनपद एक उत्पाद के 11 उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है
जिसने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यूनिक योजना चलाई और आज यह देश में अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ना चाहता है। आज जो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब कोई एमएसएमई और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। यूपी में गांव-गांव में जल और वृक्ष को साथ लेकर चलने के लिए यूपी सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रदेश भर में 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से राज्य भर में एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1 से 7 जुलाई तक 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है। हर घर जल योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने के साथ भविष्य को हरा भरा बनाने का तोहफा भी दे रही है। इसके तहत ग्रामीणों को एक पौधा उपहार स्वरूप दिया जाएगा। इन पौधों को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी नल कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले घर के बाहर ओवरहेड टैंक के प्रांगण में पंप हाउस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में रोपेंगे। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा एवं नगर विकास और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता। सरयू नदी में पर्यटकों के लिए चलेंगी 30 सोलर बोट। उत्तर प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या और वाराणसी में सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में अयोध्या में सरयू नदी में अत्याधुनिक 30 सीटर सोलर बोट और वाराणसी में गंगा में भी सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। इन सोलर बोट के माध्यम से पर्यटकों को सरयू नदी के नए घाट से भ्रमण कराया जाएगा और उनके पौराणिक महत्वों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। काशी में 80 से नमो घाट तक का भ्रमण कराया जाएगा। शुरुआत में नेडा इस सोलर बोट को 6 माह के लिए प्रायोगिक रूप से संचालित करेगा। इसके बाद सोलर बोट को पर्यटन विकास निगम की ओर से खुद या निजी उद्यमियों के माध्यम से नियमित संचालन किया जाएगा। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा हुई शुरू। इस बार गुफा के पास आईटीबीपी जवानों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बाबा अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस बार यह पावन यात्रा एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने की चलेगी, जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। वहीं इस साल एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार यात्रा मार्ग के करीब आधा दर्जन जगहों और अमरनाथ गुफा के पास इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने पिछले दिनों ही अलग अलग बैठकें करते हुए अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। आप भी अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट https://jksasv.nic.in पर जाकर डिटेल्स भरकर बुकिंग करवा सकते हैं। इसरो ने बहुप्रतिष्ठित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की एक अनुमानित तारीख बताई है। 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की एक अनुमानित तारीख बताई है। अधिकारियों ने 28 जून को कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को दोपहर बाद 2:30 बजे किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रणोदक मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। इसमें चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय मापन का अध्ययन करने के लिए एक स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री पेलोड भी जोड़ा गया है। यूपी में राजकीय पक्षी सारस की गणना हुई पूरी। प्रदेश में 19,600 हुई सारस की संख्या, 11 साल में बढ़े 73%। उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस संरक्षण की मुहिम का असर दिख रहा है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 420 सारस बढ़ गए।
2 दिन चली गणना में प्रदेश में 19,600 सारस देखे गए। पिछले 11 साल में सारस की संख्या 73% बढ़ी है। हालांकि प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने उम्मीद जताई है कि फाइनल रिपोर्ट आने तक सारस की गणना में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अब न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी होगी दिवाली की छुट्टी। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने दी जानकारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संस्कृति को महत्व देते हुए यहाँ के प्रशासन ने दिवाली को स्कूलों के लिए सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल कर दिया है। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहर में दक्षिण एशियाई और भारतीय कैरेबियन समुदाय की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस वर्ष दिवाली रविवार को पड़ रही है। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को छुट्टी के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। एरिक ने कहा कि रोशनी के त्योहार दिवाली पर अब से न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों में छुट्टी दी जाएगी। यात्रा को तैयार दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आइकन ऑफ सीज अगले साल जनवरी से शुरू होगी पहली आधिकारिक यात्रा। फिनलैंड के शिपयार्ड में विश्व का सबसे बड़ा जहाज आइकन ऑफ द सीज बनकर तैयार हो गया है। इस साल ट्रायल के तौर पर अक्टूबर महीने में समुद्र में उतरेगा। हालांकि इसकी पहली आधिकारिक यात्रा अगले साल जनवरी महीने से शुरू होगी। इससे पहले वंडर ऑफ सीज को विश्व का सबसे बड़ा जहाज होने का तमगा हासिल था। इस दौरान इस पर 5,610 यात्री और 2,350 क्रू सदस्य होंगे। इसमें समुद्र में मौजूद सबसे बड़ा वाटर पार्क भी होगा। इसमें 6 वाटर स्लाइड होंगे। हालांकि यात्रियों के लिए 7 पूल और 9 गर्म पानी के पूल भी हैं। इसका निर्माण फिनलैंड के टुर्कू स्थित मेयर तुर्कू शिपयार्ड में किया गया है। रॉयल कैरिबियन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी माइकल बेले ने बताया था कि 26 अक्टूबर से यह क्रूज रॉयल कैरिबियन बेड़े में शामिल होगा। ये पहला क्रूज है जो प्राकृतिक गैस और फ्यूल सेल तकनीक से चलेगा। कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा को ध्यान में रखकर इसे बनाया है। अब खबरें खेल जगत से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड समेत खेले जाएंगे 5 मुकाबले। आईसीसी ने भारत में इस साल होने वाली वनडे वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाएंगे। 46 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 8 टीमों ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि 2 टीमों पर फैसला क्वालिफायर से होगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम अपने पहले मैच में 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को भी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप मुकाबले की मेजबानी मिली है। इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता में खेले जाएगा, जबकि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को खेला जाएगा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।